वेलकम टू अपना टीचर.com। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप लोग? खैरियत से हैं? मैं हूं आपका टीचर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। राइट, तो हम शुरू कर चुके थे फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है स्केलर्स एंड वेक्टर। ठीक है, इसके अंदर हमने इस चैप्टर के अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, एग्जैक्टली बनकर आ चुकी है, आप लोग देख चुके होंगे। अगर नहीं भी देखी तो बेटा जाकर वो वीडियोस को देखो एग्जैक्टली, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक्स पे अगर बेहतर ग्रिप चाहते हो, बेहतर उसको अंदाज में समझना चाहते हो, तो एग्जैक्टली प्रीवियस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखो ताकि उनके कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को मिलते चले जाए। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, राइट, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगी। एक तरीके से आप कहो कि ये एक तरीके से आप लोगों की फीस अदा हो जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियोज़ को एंड तक देखते रहिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक होगा आज का प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट पे जो वीडियो आ चुकी है एग्जैक्टली उसके बाद जो आने वाला टॉपिक था वो यही था कि प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। एग्जाम में मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन इसमें से निकल कर आता है, यानी बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट जो है वो हम किस तरह से क्या होती हैं और इनको किस तरह से अटैम्प्ट करना चाहिए, और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी इंशाल्लाह मैं साथ साथ हर प्रॉपर्टी के साथ जुड़ा हुआ समझाता रहूंगा। चलिए हम शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 हमारे पास क्या होगी? लेट कंसीडर इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, सिंपली कहा गया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दो वेक्टर्स हैं जो आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो पैरेलल का क्या मतलब होता है? पैरेलल का मतलब होता है कि ऐसे दो वेक्टर जो आपस में पैरेलल हैं, यानी एक दूसरे के आमने सामने हैं, अपनी ही डायरेक्शन पर आमने सामने ट्रैवल कर रहे हैं। तो आप उसे कैसे ड्रॉ करोगे? एग्जैक्टली ये हमारे पास वेक्टर ए हो गया और ये आ गया हमारे पास वेक्टर बी। अब यहां गौर करें, ये दोनों क्योंकि पैरेलल हैं तो पैरेलल होने की वजह से कभी भी ये एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। जैसे आपको पता है कि अगर क्रॉस में एक लाइन इस तरह से जा रही है और दूसरी लाइन इस तरह से जा रही है तो ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं या इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पर एंगल फॉर्म हो जाता है। अब ये दो लाइनें क्योंकि आपस में पैरेलल, इनके दरमियान कोई एंगल नहीं होता, कोई एंगल फॉर्म हो ही नहीं पाता। जो एंगल फॉर्म नहीं होता उस नहीं को हम किस तरह वजूद में लेकर आते हैं? नहीं का मतलब थीटा क्या होगा? 0 डिग्री होगा। राइट, पैरेलल मींस थीटा क्या होगा? 0 डिग्री होगा। अब आप थोड़ा सा अगर रिव्यू करें, आप लोगों को आइडिया होगा एग्जैक्टली स्केलर प्रोडक्ट का जो रिलेशन था वो क्या था कि हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेते हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी के साथ अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो उसके नतीजे में जो हमें क्वांटिटी मिलती है वो होती है स्केलर, यानी ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, देन फिर कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल डॉट प्रोडक्ट का रिलेशन है। ए डॉट बी जो है वो ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है। यहां हमने करना क्या होगा? प्रॉपर्टी नंबर 1 को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ए बी। अब आपने क्या करना है? थीटा यानी हमें क्या गिवन है? 0 डिग्री। तो यहां पर आप क्या करोगे? 0 ले लोगे और cos 0 सॉल्व करने पे जो मिलेगा वो मिलेगा 1 और रिजल्ट आ जाएगा आपके पास a डॉट बी जो है वो बराबर हो जाएगा ए बी के, यानी एज इट इज आंसर आपका वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो उसका मतलब ये हुआ, ये वो कंडीशन है जिसे आप कह सकते हो कि मैक्सिमम कंडीशन है। ठीक है, चलिए अब सेकंड प्रॉपर्टी पर आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो सकती है जो इससे रिलेट करती हुई हो? यानी अगर हम ऐसा कर लें कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, अब दो वेक्टर्स जो है वो आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, यानी राइट एंगल पर होंगे। इसे किस तरह से ड्रॉ किया जाता है? परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है इसको हम यहां समझते हैं। ये हमारे पास सिंपली वेक्टर ए। ठीक है, और अब आपने क्या किया? वेक्टर बी की प्लेसमेंट इस तरह से करनी है कि वेक्टर बी और ए के दरमियान फॉर्म होने वाला एंगल जो होगा वो होगा 90 डिग्री।
ठीक है, परपेंडिकुलर मीन थीटा 90 डिग्री होगा। अब आपने क्या करना है, सिंपली जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का रिलेशन है उसे हम लिख लेंगे यहां पर ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है और एंगल हमें दिया गया है 90 डिग्री, तो कॉस 90 ले लेंगे। कॉस 90 जो है वो आ जाएगा आपका 0 और जिससे सब हो जाएगा 0 और ए डॉट बी हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 0 और आप इसे कह सकते हो कि ये मिनिमम कंडीशन हो गई। ठीक है, अच्छा अब हम थर्ड प्रॉपर्टी पर बात कर लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी? थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास इस तरह से है कि अगर वेक्टर ए को वेक्टर बी के बिल्कुल ऑपोजिट लिया जाए, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, या आप इसे कह सकते हो एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, ठीक है, एंटी पैरेलल का मतलब भी ऑपोजिट होता है। पैरेलल मींस सेम डायरेक्शन, एंटी पैरेलल मींस रिवर्स, दूसरी वाली कहां पर होगी? ऑपोजिट होगी। ठीक है, अच्छा अब ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होगा, इसे हम यहां ड्रॉ कर लेते हैं। या एंटी पैरेलल का क्या मतलब है? इनिशियल पॉइंट दोनों के लिए सेम रहेगा, ये मैंने बता दिया वेक्टर ए, और सेम वही रेफरेंस पॉइंट हम यूज करेंगे वेक्टर बी के लिए, तो ये बन गया आपके पास वेक्टर बी। अब इनके दरमियान जो एंगल फॉर्म होगा हमें पता है यहां ये होता है 90 डिग्री और एग्जैक्टली ये भी क्या होगा 90, तो कंप्लीट एंगल क्या बन रहा है आपका? कंप्लीट एंगल क्या बन रहा है? 180 डिग्री, राइट। तो थीटा आपका यहां पर क्या आ रहा है? 180 डिग्री आ रहा है सिंपली। अब आप क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो? सिंपली ए डॉट प्रोडक्ट के रिलेशन पर जाएंगे, ए डॉट बी, ए बी, और कॉस एंगल आपका आ जाएगा 180 डिग्री और कॉस 180 जो होगा वो -1 आता है, तो जिससे सब हो जाएगा माइनस, ए डॉट बी आपके पास आएगा -AB। ठीक है, चलिए अच्छा ये तीन प्रॉपर्टीज हम कर चुके हैं। जल्दी से मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं थोड़ा सा स्क्रीन से आउट हो जाता हूं, उसके बाद फिर रब करते हैं, आगे आने वाली प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे फौरन। तो चलिए स्टूडेंट, आप लोगों ने तीन प्रॉपर्टी लिख ली होगी अपने पास। अब हम जाते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पर। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगी? फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास रहेगी इस तरह से कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जिनको हम लेते हैं हमेशा से, इनको अगर हम जो है वो पैरेलल ले लें, ठीक है, पैरेलल लेने के बाद और सेम मैग्नीट्यूड में ले लें, सेम मैग्नीट्यूड में, तो ये प्रॉपर्टी भी आपकी जो है वो एग्जाम में आने वाला सवाल बनता है इसमें से भी, तो ये भी इंशाल्लाह हम इसको यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है, चाहो तो वेक्टर में लिख लो या ना भी लिखो, तो ये एक वेक्टर ए ही है क्योंकि इसके ऊपर एरो हेड है। एरो हेड इसी बात को डिस्टिंग्विश कर रहा होता है कि ये एक वेक्टर है, अगर इसके ऊपर एरो हेड ना हो तो ये स्केलर कहलाएगा। ठीक है, चलिए, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल टू ईच अदर and also having equal magnitude। ठीक है, अच्छा यहां कहा गया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में पैरेलल तो होंगे और साथ साथ यह भी बताया गया कि वो उनका मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। तो अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में पैरेलल होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ इस तरह से बनेगी डायग्राम। ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में पैरेलल है। पैरेलल से हमें इस बात का इल्म हो जाता है कि थीटा क्या होगा? 0 डिग्री। गुड। अच्छा, अब अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो इसका क्या मतलब है? इसका बेटा मतलब ये होता है कि वेक्टर ए वेक्टर बी आपस में बराबर है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं डॉट प्रोडक्ट के अंदर और वहां पर इस चीज को सॉल्व करते हैं, और कैसे सॉल्व किया जाएगा वो देख लें आप लोग। ए डॉट बी जो है वो आपके पास ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है। यहां थीटा क्योंकि 0 डिग्री है तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब कॉस 0 जो है वो आपके पास 1 हो गया और ये हमारे पास ए बी आ गया। यहां तक तो हम पहले भी करके आ चुके हैं। अब आप लोग सोचोगे सर इसमें नया क्या था? इसमें नया ये है कि मैग्नीट्यूड सेम है। अब हम डालते हैं कि रिप्लेसमेंट कराते हैं।
मैग्नीट्यूड सेम होने का मतलब क्या होता है, यहां मैग्नीट्यूड सेम कहा गया तो मैं ये लिख लेता हूं कि जो वेक्टर को हटा देते हैं ना, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यानी स्केलर क्वांटिटी की बात हो रही है, तो अब वेक्टर को हटा दोगे, ठीक है, ए जो है वो बी के बराबर, इनके मैग्नीट्यूड सेम है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहो वेक्टर ए के साथ वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट लो, यानी सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लो, या फिर आप उसे बी की फॉर्म में अगर ले रहे हो तो वेक्टर बी के साथ वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट ले लो। तो अगर हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड ए आ जाएगा, फिर इस ए का मैग्नीट्यूड भी ए आ जाएगा, और फिर एंगल तो हम ऑलरेडी सॉल्व करके आ चुके हैं, पैरेलल होने की वजह से cos 0 1 हो जाता है। तो इससे मजीद और आगे सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या होगा, वेक्टर ए का जो स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के, ठीक है। ये कोसाइन लॉ जो कि हम पढ़ते हैं और न्यूमेरिकल्स के अंदर भी इसका बड़ा यूज आता है कि हम वेक्टर का स्क्वायर जो है उसकी जगह हम मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमें इस तरह बता रही होती है क्योंकि उनके मैग्नीट्यूड सेम होते हैं। अगर b की फॉर्म में है तो एग्जैक्टली b का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, फिर b का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड ले लिया b, दोबारा हमने वेक्टर b का मैग्नीट्यूड ले लिया b, तो क्या होगा, इस तरफ वेक्टर का स्क्वायर कर लेते हैं तो वेक्टर b का जो स्क्वायर आएगा यहां पर इस तरह से होगा, और अगर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर लें तो ये बन जाता है b स्क्वायर। ये बड़ी अहम प्रॉपर्टी है एग्जैक्टली क्योंकि आप लोग आमतौर पे जब आप देखोगे आगे जाके न्यूमेरिकल्स में जो बच्चा फंस रहा होता है ना, वो इसी बात पे फंस रहा होता है कि हम किस बेसिस पर किसी भी वेक्टर के स्क्वायर को उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर रख रहे होते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 4, इस पर मैं जो है ना 2 दफा स्टार भी बना देता हूं बेटा कि इसको आप लोग समझ लो। ये 4th प्रॉपर्टी होती क्या है, इसमें हम एंगल पैरेलल ले रहे होते हैं, ठीक है, यानी मैक्सिमम सिचुएशन होती है हमारे पास क्योंकि cos 0 1 होता है, मैग्नीट्यूड आपका एज इट इज सेम रहता है, और एट द एंड साथ साथ ये कहा जाता है कि जब सेम मैग्नीट्यूड्स होंगे, इससे रिलेटिव मैं यूनिट वेक्टर्स पे भी आता हूं जो हमारी 5th प्रॉपर्टी है, ठीक है, वहां पर आप लोगों को वाकई इस बात का यकीन हो जाएगा कि सर जो कह रहे हैं एग्जैक्टली उसका इंप्लीमेंटेशन यहां होता है, ठीक है। तो आप ये देखो कि जब आपके पास सेम वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी रहे ना, तो होता ये कि वेक्टर के स्क्वायर की जगह हम उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर लेते हैं। अब अगर वेक्टर ए को आपने रखा हुआ है दोनों जगह ए पर, तो वेक्टर ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ए के स्क्वायर के बराबर होगा, और अगर वेक्टर बी का स्क्वायर होगा तो वेक्टर उसके ही मैग्नीट्यूड यानी बी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। चलिए अब हम आ जाते हैं 5th प्रॉपर्टी पे। 5th प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगी, 5th प्रॉपर्टी पे हम ये ले लेते हैं कि हमारे पास अब आ जाते हैं यूनिट वेक्टर के केसेस के अंदर। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, ठीक है, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स, अब इसके 2 केसेस हैं, तो मैं लिख लेता हूं केस 1 या केस 1 कर लिया इसको, ठीक है। केस 1 में क्या होगा, हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं यहां i डॉट i, अब i जो है वो यूनिट वेक्टर है तो i के ऊपर कैप आ जाएगा, i कैप डॉट i कैप, ठीक है, j डॉट यानी j कैप डॉट j कैप, j को थोड़ा सा यहां प्रॉपर जे की शक्ल देते हैं वरना तो आई दिख रहा है, अच्छा, जे डॉट यानी जे कैप डॉट जे कैप, ये किसके बराबर है, ठीक इसी तरह हमारे पास जो है वो के कैप डॉट के कैप, ठीक है। अब हमें पता है आई डॉट यानी आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा से हमें याद रहा है कि वो 1 के बराबर है, पर हम इसका लगा लेते हैं रट्टा, यानी हम इसको याद कर लेते हैं बजाय समझने के। आज ये बात आप लोगों को समझ में आ जाएगी। अब गौर करें, यहां i के साथ i का डॉट प्रोडक्ट लिया गया, इसका मतलब यह हुआ कि i के साथ i का ही लिया गया, यानी सेम वेक्टर्स उठाए हैं, सेम वेक्टर्स उठाए। इनको किस तरह से दिखा सकता हूं, देखें, हम कलर कॉम्बिनेशंस के अंदर 2 एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास सिंपली x एक्सिस है, y एक्सिस और ये z एक्सिस। तो x एक्सिस के लिए हमें पता है कि हम जो यूनिट वेक्टर कंसीडर कर रहे होते हैं वो i कैप होता है, जे कैप होता है और के कैप होता है। इसके बरक्स अगर इसके ही पैरेलल मैं दूसरा एक्सिस ड्रॉ करता हूं, उसमें भी आपके पास आई कैप, जे कैप और के कैप अगर मौजूद है, तो मुझे बताओ आई के साथ जो आई वेक्टर का रिलेशन या इनके दरमियान बनने वाला एंगल क्या होगा। दोनों पैरेलल दिख रहे हैं, अगर पैरेलल है तो एग्जैक्टली इनके दरमियान बनने वाला एंगल जो आई डॉट आई है या जे डॉट जे है या के डॉट के है, क्योंकि पैरेलल है, आई के साथ आई को ही पैरेलल ले रहे हैं, जे के साथ जे को ही पैरेलल ले रहे हैं, के साथ के को ही पैरेलल ले रहे हैं, तो एंगल आपका क्या रहेगा, एंगल आपका बेटा क्या रहेगा, 0 रहेगा।
अब cos 0 जो है वो आपके पास आ जाता है 1 के बराबर, यानी फोर्थ प्रॉपर्टी के अंदर हमने इसी बात को तो समझा था कि हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स हों और cos 0 1 आता है, यानी मैक्सिमम कंडीशन आ गई। तो उस हिसाब से अगर हम i डॉट i या j डॉट j और k डॉट k को अगर सॉल्व करते हैं, तो आप एक को मैं सॉल्व करवा के आपको ये दिखा देता हूं। मैंने i के साथ जो है वो i का डॉट प्रोडक्ट लिया, तो क्या होगा i देन फिर दोबारा i आ गया और फिर cos 0 आ गया। एग्जैक्टली यहां पर i डॉट i कर लो, एज इट इज रहेगा क्योंकि वेक्टर्स हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया हमने, i का स्क्वायर हो गया, cos 0 आपके पास 1 आ गया, तो ये i के स्क्वायर के बराबर हो गया i डॉट i। ठीक है, तो ये बात इस चीज को साबित कर रही है कि देखें सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है तो उसके ही मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, जो ऊपर प्रॉपर्टी के अंदर हमने किया। और पार्शियली हमने इस चीज को भी डिस्कस किया था कि जब हमारे पास सेम वेक्टर्स हो जाते हैं, जैसे i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k, तो याद रखो जहां पैरेलल एंगल्स होंगे तो एंगल क्योंकि मैक्सिमम कंडीशन देगा और cos 0 जो है वो 1 के बराबर होता है, cos 0 जो है वो 1 के बराबर होता है। इन दैट सेंस हम क्या ले रहे होते हैं, i डॉट i का डॉट प्रोडक्ट, j डॉट j का डॉट प्रोडक्ट, k डॉट का प्रोडक्ट जो है वो हम किसके बराबर ले रहे होते हैं, 1 के बराबर ले रहे होते हैं। इसी वजह से हम इसको 1 के बराबर ले रहे होते हैं क्योंकि ये दोनों सेम यूनिट वेक्टर्स के दरमियान बनने वाला एंगल होता है और ये दोनों पैरेलल होते हैं। ठीक है, अब अगर हम आ जाते हैं केस बी की तरफ, केस बी को हम यहां डिस्कस कर लेते हैं, केस बी यानी केस 2 ले लेते हैं। ठीक है, केस 2। अब केस 2 में एग्जैक्टली आप लोगों को आइडिया है कि हम अब डॉट प्रोडक्ट जो ले रहे होते हैं वो डिसिमिलर यूनिट वेक्टर्स के दरमियान होता है, यानी आप कह सकते हो i कैप डॉट j कैप, j कैप डॉट k कैप, k कैप डॉट i कैप। ठीक है, अच्छा अब यहां आप गौर करें तो मैंने किया क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे लिया है। सिंपली अगर एक्सेस ड्रॉ किया जाए तो कुछ ऐसे डायग्राम बनती है। ठीक है, ये आपके पास हो गया i कैप, j कैप और k कैप। पहले हमने i के साथ j का डॉट प्रोडक्ट लिया, इसका मतलब ये हुआ जो अमाउंट हमने रोटेट करवाया एंगल बनाने के लिए वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। देखो वॉच कैसे घूमती है, घड़ी कैसे मूव करती है, क्लॉकवाइज, तभी उस डायरेक्शन को हम क्लॉकवाइज कहते हैं और उसके अपोजिट डायरेक्शन को हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये आपके पास जो डायरेक्शन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो i डॉट j या j डॉट k या k डॉट i का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप देख रहे हो। ठीक है, अब इसका जो डॉट प्रोडक्ट ले रहे होते हैं वो हमें पता है एग्जैक्टली कि वो 0 के बराबर है, j डॉट k जो है वो अभी हमारे पास 0 के बराबर है, k डॉट i जो है वो भी 0 के बराबर है। क्यों होता है, i के और j के दरमियान बनने वाला एंगल क्या होगा, i और j के दरमियान बनने वाला एंगल क्या होगा, 90 होगा। राइट, बिल्कुल सही, 90 डिग्री होगा एग्जैक्टली। अगर 90 होगा तो cos 90 कितना आएगा, cos 90 हमारे पास कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। इसी वजह से हम i डॉट j, j डॉट k और k डॉट i का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 लेते हैं क्योंकि cos 90 0 देता है। ठीक है, चलिए उम्मीद होगी एग्जैक्टली आप लोगों को ये 5 प्रॉपर्टीज, जिसके साथ 5th प्रॉपर्टी जो कि दोनों केसेस भी बड़े अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब एक फाइनल चीज हमारे पास जो आ जाती है वो ये आती है जिसमें हमने इंशाल्लाह इससे कनेक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट को तो पढ़ ही रहे हैं, तो कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ की डेरिवेशंस बाकायदा मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन उस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं कि यहां पर ये प्रॉपर्टी को आप याद भी कर लें कि ये भी हमारे पास जो है 6th पे प्रॉपर्टी आ जाती है। 6th प्रॉपर्टी जो हमारी रहेगी वो ये रहेगी कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ओबेज कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, ओबेज यानी एप्लीकेबल होता है, इंप्लीमेंट किया जा सकता है, उस पर वैलिड है, अप्लाई किया जा सकता है। तो आप कहोगे स्केलर प्रोडक्ट ओबेज कॉम्यूटेटिव लॉ। अब ये कॉम्यूटेटिव लॉ भाई किस टाइप की चीज है, कॉम्यूटेटिव लॉ एग्जैक्टली आपने एडिशन ऑफ वेक्टर की प्रॉपर्टीज में मैंने समझाया था। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर को हमने जब हमने वेक्टर्स को ऐड किया तो एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि वेक्टर ए के साथ हमने सम लिया था वेक्टर बी का। अब याद आ जाएगा, देखिए वेक्टर ए के साथ हमने सम अप कर लिया वेक्टर बी का और फिर वेक्टर बी का हमने सम कर लिया वेक्टर ए के साथ, थोड़ा सा रीअरेंज करके। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये हमने प्रूव किया था कॉम्यूटेटिव लॉ के अंदर। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है दो वेक्टर्स जिनके दरमियान आप देख रहे होते हो। यहां पर भी कॉम्यूटेटिव लॉ की बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट के साथ जुड़ा हुआ है तो अब बजाय प्लस के यहां क्या होगा, डॉट आ जाएगा। तो यहां इस तरह लिखा जाएगा कि ए डॉट बी जो है वो इक्वल होता है बी डॉट ए के।
ठीक है, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट ओबे करता है इस वजह से ये इक्वल होता है, अदरवाइज ये नॉट इक्वल होता। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास जो 7th नंबर पे प्रॉपर्टी है वो आ जाएगी कि स्केलर प्रोडक्ट ओबेज एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट ओबेज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ जो है वो आपके पास, पहले थोड़ा सा हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को थोड़ा सा रिमाइंड करवाता हूं। हमने पढ़ा था वेक्टर ए के साथ प्लस करवाया वेक्टर बी प्लस सी के सम के साथ। ठीक इसी तरह उसके बाद फिर हमने लेफ्ट साइड को यानी इस साइड को प्रूफ किया था किसके बराबर? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और फिर उसके बाद हमने सी का इसके साथ सम ले लिया, यानी पहली दफा में b प्लस सी का ऐड करवा के वेक्टर ए के साथ सम ले लिया। देन दूसरी साइड पर हमने क्या किया, पहली दफा में हमने वेक्टर बी के साथ सम करवाया इन दोनों का, और उसको तीसरे वेक्टर सी के साथ सम अप ले लिया। इन दोनों को हम प्रूफ करके आ चुके हैं एडिशन ऑफ वेक्टर के एसोसिएटिव लॉ के अंदर कि ये वाकई बात साबित हो गई है, यानी ये प्रूव हो चुका है कि ये दोनों साइडें बराबर हैं, यानी इक्विवेलेंट है। एसोसिएटिव लॉ जो है वो एडिशन ऑफ वेक्टर के अंदर ओबे करता है। अब स्केलर प्रोडक्ट के अंदर भी एसोसिएटिव लॉ जो है वो ओबे करता है। वो किस तरह? अब यहां आप डॉट प्रोडक्ट की शक्ल में दोगे, यानी अब डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में आप इसको कैसे लिख सकते हो? ए डॉट बी प्लस सी, ठीक है, बराबर होगा, यानी क्योंकि ओबे करता है तो इक्वल होगा। पहली दफा में हम वेक्टर ए के साथ बी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे और फिर सम अप कर लेंगे, वेक्टर ए को सी से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरह। ठीक है, तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, यहां भी क्योंकि एसोसिएटिव लॉ जो है वो स्केलर प्रोडक्ट जो है वो एसोसिएटिव लॉ को ओबे करता है, इस एतबार से इसकी भी दोनों साइडें क्या होंगी? इक्वल प्रूव हो जाएंगी। और यही दो डेरिवेशन पे इंशाल्लाह नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो इसी पर होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।